चलो तो अगला आगे अपन बात करेंगे इक्विलिब्रियम में डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड और बेस, बेसिकली के ए और के बी। उसको हमने कोरिलेट कैसे किया था वो क्विकली एक बार रिवाइज कर लेना कि आपका जो भी केमिकल इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था, यानी कि के सी जो आप लिखते थे या के पी प्रेशर के लिए, ठीक है, उसको आप के ए या के बी के फॉर्म में लिख रहे हो फॉर एसिड और बेस रिस्पेक्टिवली। अगेन नोट, ये वीक एसिड और वीक बेसिस की बात हो रही है क्योंकि हम लोग आयोनिक इक्विलिब्रियम पे आ चुके हैं, ठीक है। तो जब ऑब्वियसली रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, इक्विलिब्रियम होगा, तब के ए विल बी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, के बी ऑल्सो विल बी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। इन टर्म्स को, ये जो के ए और के बी के जो टर्म्स हैं, इनको अपन किस नाम से जानते हैं बच्चों? वी कॉल दिस एज द डिसोसिएशन कांस्टेंट। ना अब मैं इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं बोल रहा हूं, जबकि मुझे पता है कि के मेरे लिए ओरिजिनली के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट जो था वो एक्चुअली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था, पर यहां पर मैं उसको क्या बोल रहा हूं? यहां पे मैं उसको बोल रहा हूं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। क्या बोल रहा हूं बच्चों? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। और ऑब्वियसली सेम टू सेम मैं बोलूंगा फॉर this one I will call it dissociation constant of base, right? Now how do you define this dissociation constant? Now look at the definition. Now definition will become very simple because I took you from equilibrium constant here, मैं वहां से आपको यहां लेके आया, तो आपको ये definition simple लगेगा. Can I define this like this? Dissociation constant of acid is actually the equilibrium constant for a weak acid. ये हाँ कि ना? ऐसे डिफाइन कर दूं, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड इज एक्चुअली द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड एट अ गिवन टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन, व्हाटएवर, है ना? वही तो बात है। तो वो एक्चुअली सेम चीज है। सेम वे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस भी हो गया। तो जब आप डिफाइन करने जाते हो तो ये बहुत सिंपल हो जाता है कि भाई डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयोनाइजेशन कांस्टेंट बेसिकली क्या है? वो एक्चुअली उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है। वो क्या है? उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है, ठीक है। अब इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को यू वांट टू एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ अल्फा और इन टर्म्स ऑफ अल्फा। ध्यान से सुनना, क्या बोला मैंने? स्टेटमेंट को सुनना ध्यान से। यू वांट टू एक्सप्रेस द डिसोसिएशन कांस्टेंट इन द फॉर्म ऑफ और इन टर्म्स ऑफ अल्फा। व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वी नो। और इसको हम लोगों ने तो सॉल्यूशंस में भी पढ़ा है, मोल कॉन्सेप्ट में भी काफी हद तक इसका एप्लीकेशन हमको कई बार आ जाता है। हमको पता है कि अल्फा बेसिकली क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, इसका फॉर्मूला भी था, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन ओरिजिनल नंबर ऑफ मोल्स, ये आपका अल्फा है, ठीक है ना। ओरिजिनल नंबर ऑफ मोल्स आपके अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा अल्फा। 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो परसेंटेज अल्फा, पता है अपने को। अब मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि आपको क्या करना है कि आपको इस के ए और के बी को अल्फा के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं द एक्सप्रेशन ऑफ ओस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। क्या बोलते हैं बच्चों? ओस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। ओस्वाल्ड का नाम हमने कहां पढ़ा है पहले? नाइट्रिक एसिड के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, याद करो, पी ब्लॉक में पढ़ा है मैंने, यस। तो वही सेम गाय ओस्वाल्ड। तो बहुत लोग इसको ऑस्वाल्ड भी बुलाते हैं, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, ऑस्वाल्ड एक कार्टून आता था पहले, वो एक ऑक्टोपस होता था, उसके पास एक ये भी होता था, कुत्ता होता था, सॉसेज जैसा दिखता था, है ना। आई यूजुअली से ये ओसवाल है, ये जैन आदमी था ये, ठीक है। ओसवाल होता है ना, जैन लोगों में सरनेम होता है गुजराती में, ठीक है। तो ओस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ, ठीक है। अब फड्डा क्या, ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या बोलता है बॉस? तो यहां पर ये बोलता है बॉस कि के ए और के बी को एक्सप्रेस करते वक्त आप अल्फा और कॉन्सेंट्रेशन ये दोनों यूज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो जरा समझते हैं। अब मैंने आपको एक इक्वेशन ऐसे लास्ट टाइम बताया था कि HX ये एक एसिड है, ये डिसोसिएट हो रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो H प्लस और X माइनस बनेगा। आप बोलोगे ठीक है, बट बिकॉज ये एसिड वीक है, ये कैसा है? वीक है, तो मैं कंप्लीट डिसोसिएशन अज्यूम नहीं कर सकता। मुझे क्या अज्यूम करना पड़ेगा? पार्शियल डिसोसिएशन। नाउ आई से लेट्स से आई टेल यू दैट ओके, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा था,
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना था, अल्फा था। तो अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि आपने 1 मोल एसिड से चालू किया था, कितने मोल एसिड से चालू किया था, 1 मोल एसिड से, तो उसके अल्फा मोल्स डिसोसिएट हुए, क्या ये बात समझ में आई? 1 मोल में से अल्फा मोल्स डिसोसिएट हुए, तो बचा कितना आपका, बचा 1 माइनस अल्फा। कितना बचा, 1 माइनस अल्फा बचा। ठीक है, अब बोलोगे ओके। अब कुछ बच्चों को ना ये नेक्स्ट पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी लगता है, नेक्स्ट पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी लगता है, ध्यान देना। इफ आई टेल यू कि कॉन्सेंट्रेशन आपने सी से चालू किया था, इंस्टेड ऑफ टेलिंग यू कि आपने 1 मोल क्वांटिटी से चालू किया, मैं बोल रहा हूं आपने कॉन्सेंट्रेशन सी से चालू किया। तो सी के टर्म को जरा ध्यान से देखना, बिकॉज ये सी का टर्म कुछ लोगों को कंफ्यूजिंग लगता है, टेंशन मत लो। देखो, तो सी मोल्स है समझो मेरे पास, तो मैं बोलूंगा सी इंटू 1 माइनस अल्फा बचा। ठीक है, या मैं बोलूं कि अच्छा पहले मेरे पास सीधा सीधा सी मोल ही थे, या सी कॉन्सेंट्रेशन था, मैं बोलूं सी कॉन्सेंट्रेशन था मेरे पास, क्या था, सी कॉन्सेंट्रेशन था। तो ये आ जाएगा अल्फा सी, और ये सी इंटू 1 माइनस अल्फा बचेगा। अब कैसे, जरा फंडा समझते हैं। सपोज मैं आपको बोलूं कि मेरे पास 2 मोलार सॉल्यूशन, कितना, 2 मोलार सॉल्यूशन H2SO4 था, क्या था, H2SO4। ठीक है, तो आप ये बोलोगे ना कि अच्छा 2 मोलार ये था, तो H प्लस इसमें डबल है, तो ये एक्चुअली 4 मोलार के बराबर हो जाएगा, समझे, ऐसा, क्योंकि मल्टीप्लाई कर दिया ना मैंने ऑलरेडी, मैंने उसको क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, ये फंडा है। तो यहां पर ये C से आपका मल्टीप्लाई हो जाता है, जो C आपका उससे क्या हो जाता है, ये फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये जो अल्फा सी और अल्फा ये ऐसा, ये जो है ना, यहां पर ये एस्टैब्लिश कर लिया हमने कि जो आयंस की कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी है, अल्फा सी। आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, अल्फा सी, और अनआयोनाइज वाले की कितनी है, 1 माइनस अल्फा इंटू सी। एट इक्विलिब्रियम इतना है, ये इतना बन चुका है और ये इतना बच गया है, ये फंडा है। क्या बना है, क्या बचा है, समझ में आया? यस, फिर से देख लो, मैं सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं, ये अल्फा सी, ये अल्फा सी, ये 1 माइनस अल्फा इंटू सी। फेयर इनफ। अब ओसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ बहुत इजी। अब एक ये समझ गया तो मजाक है, ये समझ गया तो मजाक है। तो बोलता है के ए, बस जो ये ओरिजिनली तुमने इक्वेशन लिखा था, ये जो आपने इक्वेशन लिखा था, ये जो ओरिजिनल इक्वेशन हमारे पास था, ये वाला, इसी को आप समझ लो कि यहां पे लिख देते हैं। अब उसमें मैं बस H प्लस एक्स माइनस और HX की कॉन्सेंट्रेशन को क्या करूं, रिप्लेस कर दूं, सब्स्टिट्यूट कर दूं वैल्यूज को। तो ये हो जाएगा अल्फा सी, ये हो जाएगा इंटू अल्फा सी, ये हो जाएगा अपॉन 1 माइनस अल्फा सी। तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू सी। अब सी जो है वो कैंसिल होगा, एक सी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर एक चीज और नोटिस करना कि मैंने लास्ट टाइम भी ये बात बताई थी कि अगर ये बहुत ही वीक है, सपोज ये एसिड को एकदम खतरनाक घटिया एसिड है, तो 1 माइनस अल्फा को मैं इग्नोर करके 1 लिख दूंगा, क्योंकि अल्फा इतना छोटा है। तो ये चीज ना आप लोग को जेईई एडवांस के पेपर में वो थोड़ा सा ट्रिक करेंगे। वो आपको कभी कभी अल्फा की ऐसी वैल्यू देंगे जो इनसिग्निफिकेंट नहीं है। जैसे वो बोलेगा कि अच्छा अल्फा तुम्हारा समझो 0.2 है, को वो जेईई में क्या करेगा, वो ऐसे बोलेगा कि यार, क्योंकि अपन 2 तरीके से इस फॉर्मूला को लिख सकते हैं। तो अगर अपन इग्नोर करके लिखे वैल्यू को, तो अपन अल्फा स्क्वायर सी सीधा इतना ही लिखेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर मेरा हो गया 1। तो ये भी वैलिड फॉर्मूला है और ये भी वैलिड फॉर्मूला है। कब यूज करना है ये ध्यान में रखना, ये वाला आप तब यूज करोगे जब अल्फा की वैल्यू थोड़ी ढंग की, यानी कि सिग्निफिकेंट वैल्यू हो। सिग्निफिकेंट यानी कि 0.05 और अबव, 0.05 और अबव। अगर वैल्यू 0.05 से कम है, अगर वैल्यू 0.05 से कम है, तो आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, मतलब डिनोमिनेटर को आप इग्नोर करके 1 लिख सकते हो। क्या ये बात समझ में आई? सो बोथ दीज फॉर्मूले आर वैलिड। तो इसके हिसाब से क्या मैं बोल सकता हूं अल्फा इज रूट ऑफ के ए बाई सी? बोलो हाँ या ना। क्योंकि k इज अल्फा स्क्वायर सी, सो अल्फा स्क्वायर इज के ए बाई सी। सो देयरफॉर मैं बोल सकता था अल्फा इज इक्वल टू रूट
ऑफ Ka/C। इस तरह से Ka क्या है, एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट है, C क्या है, ऑब्वियसली गिवन सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन। अब ये सेम टू सेम लॉजिक से मैं पूरा डिराइव कर भी नहीं रहा, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर यू एंड फॉर मी। सेम अपन बेस के लिए भी कर सकते हैं क्या, तो वो क्या हो जाएगा, वो रूट ऑफ Kb/C हो जाएगा। बेस के लिए क्या हो जाएगा, रूट ऑफ Kb/C। बाकी पूरा फंडा सेम एज इट इज, सेम टू सेम मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा। बस क्या क्या चेंजेस करने मैंने, इसको Ka की जगह मैं क्या लिख दूंगा, Kb। यहाँ पर मैं H प्लस और OH माइनस B और B प्लस OH माइनस और B OH, बाकी सारा कुछ एज इट इज सेम, Kb/C। क्लियर? ये वो आपका ओसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ बेसिकली। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट जो नोट करने जैसा है कि अगर हम लोग स्टैंडर्डाइज चीजें यूज कर रहे हैं, जैसे कि अगर एक फिक्स टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं, तो Ka हमें क्या बताता है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बताता है। Ka क्या बताता है, Ka इज द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, मतलब कि जितना ज्यादा Ka उतना ज्यादा एसिडिक। अब यहां पर अगेन एक बहुत अच्छी प्यारी सी बात नोट करने जैसी है, ठीक है, ध्यान से देखना जरा, कि आपके पास Ka की वैल्यू लेट्स से आप देखो किसमें, इसमें ये लोग ने वो नहीं दिया है क्या, एक मिनट, नहीं HCl का दो तीन वैल्यूज जो है ना मैं आपको लिखवा देता हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूज है विद रिस्पेक्ट टू Ka, जो यहाँ बुक में नहीं लिखी हुई है वैसे, बट अपन लिख लेते हैं। कहाँ गई, आई थिंक वी स्पोक अबाउट pH, या Ka वैल्यूज का थोड़ा सा एक छोटा सा नोट बना लो जरा, नोट Ka वैल्यू ऑर्डर, ठीक है, Ka वैल्यू का ऑर्डर, सबसे हाईएस्ट Ka वैल्यू जो है ना वो एक्चुअली पर क्लोरिक एसिड की है। किसकी है, पर क्लोरिक एसिड है बच्चों। फिर हाइड्रो आयोडिक, ये तो पता ही है, HI बहुत बार बोल चुका हूं, HI बहुत ही स्ट्रांग है बिकॉज बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है आयोडीन, और मतलब बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा है, फटक से ब्रेक हो जाता है। फिर आता है HBr और फिर आता है HCl। ये Ka वैल्यू के हिसाब से मैं बोल रहा हूं, और ये नोटवर्दी चीज है कि सल्फ्यूरिक एसिड एक्चुअली HCl के बाद आता है। अब बचपन से आप एक चीज सीख रहे हो कि सल्फ्यूरिक एसिड किंग ऑफ केमिकल्स है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। देखो यार, एसिड की जब हम लोग स्ट्रेंथ की बात करते हैं, ये बात मत भूलना कभी, जब हम लोग एसिड की स्ट्रेंथ ये वर्ड यूज करते हैं ना, पर क्लोरिक का मैं यहां पे फॉर्मूला लिख देता हूं, HClO4 है ना, ये तो हमने ऑलरेडी पी ब्लॉक में वैसे किया हुआ है। अब फंडा समझो, जब हम लोग एसिड की स्ट्रेंथ की बात करते हैं बच्चों, तो हम लोग H2SO4 को स्ट्रॉन्ग इसलिए मानते हैं क्योंकि एक मोल H2SO4 से डबल H मिल रहा है, समझे, इसका एक मोल लिया तो 2 मोल H देगा ये, उस हिसाब से ये स्ट्रॉन्ग है। डिसोसिएट भी पूरा होता है, ये भी सही है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, अच्छी बात है। पर एक्चुअली डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka के वैल्यू के हिसाब से देखेंगे ना, तो HCl इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, समझे। लेकिन H2SO4 को इंपॉर्टेंस क्यों है, या बचपन से आप इसके बारे में पढ़ते हो, रीजन है कि भाई इसका एप्लीकेशन बहुत है इंडस्ट्री में। एक तो प्रैक्टिकल बात ये है, दूसरा कि भाई ये डबल क्वांटिटी दे रहा है ना, तो उस हिसाब से इसको स्ट्रॉन्ग 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 ऐसा आपके दिमाग में बिठा दिया गया है। आपको कोई पूछता है ना स्ट्रॉन्ग एसिड, आप सबसे पहले H2SO4 ही बोलते हो, लेकिन एक्चुअली Ka के हिसाब से स्ट्रॉन्ग कौन है कंपैरेटिवली, ये दोनों में H2SO4, और इन सबका बाप कौन है, परक्लोरिक है। बात समझ आ रही है? यस। तो ये ऑर्डर लिख के रखना, क्योंकि ये ऑर्डर एनसीईआरटी में कहीं नहीं लिखा हुआ है, ये ध्यान से ये ऑर्डर को नोट कर लेना बच्चों, ठीक है, अपनी नोटबुक में या कहीं पे अच्छे से इसको नोट करके रखो, ठीक है।
ये काम आएगा आगे जाके एमसीक्यूज में, कहीं ना कहीं शॉर्ट में आंसर निकालने में ये काफी हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि अच्छा के वैल्यू के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हम स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बता सकते हैं। जिसकी के वैल्यू अच्छी वो धड़ाधड़ डिसोसिएट होगा, और ऑब्वियसली भाई वो ज्यादा डिसोसिएट होगा तो उसका न्यूमरेटर, ये प्रोडक्ट ज्यादा है ना, उसका न्यूमरेटर ज्यादा है, क्योंकि के की वैल्यू कब ज्यादा होगी, जरा दिमाग लगाओ, जब न्यूमरेटर ज्यादा होगा। मैथमेटिकली भी देख सकते हो, जब डिनोमिनेटर ज्यादा मतलब तो अनआयोनाइज रह गया तो वो तो बहुत वीक हो जाएगा ना यार। तो के की वैल्यू कम होगी जिसकी वो वीक है, जिसकी के की वैल्यू ज्यादा होगी वो स्ट्रांग है। करेक्ट बात है। अच्छा, हमने एक पीएच और पीओएच का ऑलरेडी फंडा देखा हुआ है जहां पे नेगेटिव लॉग की बात की थी। ठीक उसी तरह इनके भी दो ऐसे भाई है, के से इसका भाई निकला पीके। क्या के का भाई कौन है, पीके, मतलब कि के वैल्यू का नेगेटिव लॉग, क्या के वैल्यू का नेगेटिव लॉग, और के बी का क्या होगा फिर पीके, है ना, सही है कि नहीं, के बी वाले का द वर्ड स्मॉल, यहां पे स्मॉल पी का सिग्निफिकेंस ये है कि वो नेगेटिव लॉग की बात कर रहा है, विच पोटेंस, विच बेसिकली नेगेटिव लॉग, नेगेटिव लॉग। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस that pH scale was limiting us, it was restricting us between the values of 1 and 14. pH scale क्या कर रहा था, हमको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर रहा था। किस चीज में रिस्ट्रिक्ट कर रहा था बच्चों, बिटवीन द वैल्यूज ऑफ 1 and 14, राइट। लेकिन अगर हमें pKa और pKb में वो लिमिटेशन से हम छुटकारा पा सके तो अच्छा है ना, तो हम और भी ज्यादा रेंज तक डिफाइन कर पाएंगे स्ट्रेंथ को। पीएच हमको क्या कर रहा था, पीएच बहुत इजी कर देता है चीजों को, बिकॉज आप एक वैल्यू से आंसर आप बता सकते हो कितना एसिडिक है कितना बेसिक है, बट वो एक लिमिटेशन था कि वो 1 to 14 में हमको लिमिटेड कर रहा था। पीकेए और पीकेबी क्या करता है, आपको कोई भी रेंज में आपको एसिड और बेस बताने आप बता सकते हो, है कि नहीं। तो के की वैल्यू अगर आपके पास है उसका नेगेटिव लॉग निकाल लो, के बी की वैल्यू है उसका नेगेटिव लॉग निकाल लो। इंप्लीकेशन इसका क्या है, इसका यूज क्या है, एप्लीकेशन क्या है, तो भाई मेरे अगर के ए के वैल्यू से मैं बोलूंगा तो मैं ऐसे बोलूंगा कि के ए मोर, विच मीन्स एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग, यस और नो। अगर के ए ज्यादा तो एसिड अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड, बोलो यस और नो। लेकिन यही जब मैं पीके ए के हिसाब से बोलूंगा तो मैं बोलूं कि पीके उल्टा हो जाएगा, तो पीके ए कम मतलब एसिड अच्छा। क्लियर, नेगेटिव लॉग है, नेगेटिव वैल्यू है, इसका मतलब उल्टा। सेम लॉजिक, सेम टू सेम लॉजिक क्या मैं इसके लिए लगा सकता हूं, यस, के बी ज्यादा अच्छा मतलब बेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और पी के बी लेस, एंड वाइस वर्सा, मतलब जो ज्यादा अच्छा एसिड है वो ज्यादा खराब बेस है, वो तो इट्स अ गिवन, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, राइट। तो ये ऑर्डर ध्यान में रख लेना, और ये एक छोटा सा फंडा ध्यान में रखना कि पीके आपको चाहिए तो आप एसिड की स्ट्रेंथ या बेस की स्ट्रेंथ केवल के ए और के बी नहीं, आप पीके ए और पीके बी के हिसाब से भी डिफाइन कर पाओगे। क्लियर हो गई बात। चलो तो यहां देखते हैं, लार्जर द वैल्यू ऑफ के ए स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। व्हाई? Because we assume that the concentration, standard concentration of everything is 1 molar. ठीक है, इसलिए इसको हम लोग डायमेंशनलेस क्वांटिटी बोलते हैं। बट प्रैक्टिकली ये डायमेंशनलेस निकल के आएगा क्या? प्रैक्टिकली नहीं। हाँ, अगर हम स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन मान ले, सब कुछ 1 1 1 1 है ऐसा, तो हम बोल सकते हैं चलो ठीक है डायमेंशनलेस क्वांटिटी, है कि नहीं। तो हम लोग उसको डायमेंशनलेस क्वांटिटी की तरह डिफाइन कर लेते हैं। फिजिक्स में आप जो डायमेंशंस निकालते हो ना, यूनिट्स एंड डायमेंशंस में, LMT वाला, हमने सब कुछ सारी चीजें डिफाइन कर दी। हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को भी पीएच के हिसाब से किया, OH को POH के हिसाब से डिफाइन किया, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को PKW के हिसाब से आप बोल सकते हो। मतलब हर एक का नेगेटिव लॉग निकालते जाओ बेसिकली, और कुछ नहीं, ठीक है। या फिर ये वाला PKA, नेगेटिव लॉग ऑफ KA, राइट। ये सारी चीजें हम लोग डायरेक्टली अप्लाई कर लेते हैं। अगेन ये जो पूरा है अप्रोच, ये पूरा सिर्फ रीड एंड इग्नोर, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू दिस अप्रोच, नोबडी इज बॉदर्ड, ठीक है। वो ये बोल रहा है कि भाई इवैल्यूएट करना है, कोई आपको इवैल्यूएट करने को नहीं बोल रहा है, आपको क्वेश्चंस एकदम अलग तरीके के आते हैं, अपन सीधा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा। डोंट वेस्ट योर टाइम विद दिस नॉनसेंस, ठीक है। ओके, आयोनाइजेशन ऑफ वीक बेसिस के बारे में भी हमने बेसिक बात कर ली है, और ये आज प्रूव करके दिखा दिया
कि Kb इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर C अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये भी ऑलरेडी हमने देख लिया। ओके, अब यहां पर भी जरा थोड़ा सा एक नजर मार लो कि डाइमिथाइल अमाइन की अगर मैं बात कर रहा हूं, डाइमिथाइल अमाइन, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सारा बहुत काम आता है, ये सारा कुछ क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत काम आता है कि ये सेकेंडरी अमाइन है। ये कैसे टाइप का अमाइन है बच्चों, ये कैसा है, ये एक टाइप का सेकेंडरी 2 डिग्री अमाइन है ये, ठीक है, सेकेंडरी अमाइन है। तो इसका 10⁻⁻4 के रेंज में है, ये मतलब ये इसका जो Kb वैल्यू है वो 10⁻⁻4 के रेंज में, और ये बाकी सारे आप देखो -5, -9, -10, -14, बहुत ही खराब, मतलब यूरिया तो बहुत ही खराब बेस है। तो इन सब में अमाइन अच्छा है कंपैरेटिवली। अब ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स है वो इन जनरल वीक एसिड्स, वीक बेसिस ही वैसे तो देखे जाते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक में डाइमिथाइल अमाइन थोड़ा स्ट्रॉन्ग कंसीडर किया जाता है और यूरिया एनिलीन बहुत ही वीक कंसीडर किए जाते हैं, है ना। अच्छा, आप नोटिस ये भी करना कि इन सब में ज्यादातर आपको नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड दिख रहे हैं, ये देखो हर एक में। और ये चीज मैं बहुत अच्छे से आपको पी ब्लॉक में सिखा चुका हूं कि नाइट्रोजन वालों को बेस क्यों बोला जाता है, लुईस बेस, क्योंकि भाई लोन पेयर है, ठीक है। नाइट्रोजन के पास क्या होता है जनरली, ऑब्वियसली लोन पेयर है, इसलिए नाइट्रोजन के वाले जो भी हैं वो हमेशा आपको बेसिक मिलेंगे। सेम लॉजिक यहां पर भी है कि भाई पीकेबी क्या है, नेगेटिव लॉग ऑफ केबी है, यही सेम टू सेम फंडा। रिलेशन बिटवीन के एंड केबी, के और केबी में रिलेशन क्या आना चाहिए और क्या होता है, जरा ये देखते हैं। अगेन द एग्जांपल्स यू कैन जस्ट रीड थ्रू, दिस इज ऑल नॉनसेंस, ठीक है। अ लॉट ऑफ दिस चैप्टर इज ऑनेस्टली स्पीकिंग इट्स अ लॉट ऑफ कचरा, देयर इज अ लॉट ऑफ कचरा हियर इन योर टेक्स्ट बुक, ठीक है। यू कैन रीड इट और इग्नोर इट, ओके। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ नेट रिएक्शन ऑब्टेन्ड आफ्टर एडिंग 2 और मोर रिएक्शंस इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल रिएक्शन। भाई दो अलग अलग आपने रिएक्शंस को या दो अलग अलग रिएजेंट्स को आपने ऐड करा या दो अलग अलग केमिकल रिएक्शंस को ऐड किया समझो, ठीक है। तो दोनों का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था कि एक का पहले वाले का K1 था, दूसरे वाले का K2 था, तो जो फाइनल नेट रिएक्शन है उसका K1 इंटू K2 होगा। तो सेम वे अगर आप एसिड प्लस बेस लेकर जोड़ते हो तो क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन होता है, वाटर बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर, तो उसका बेसिकली Ka इंटू Kb हो जाएगा। अब वो ये कह रहा है, समझो एक एग्जांपल ले लो, एग्जांपल के हिसाब से समझो। पहला रिएक्शन था A प्लस बी गिव C, दूसरा रिएक्शन था X प्लस वाई गिव Z, मान लो ऐसा रिएक्शन था। इसका मैं बोलूं कि इसका कांस्टेंट था K1, इसका कांस्टेंट था K2। अब तुमको ये कोई बोलता है कि भाई ये दोनों रिएक्शन को तुम क्या कर दो, ऐड कर दो, क्या करो, ऐड कर दो। तो A प्लस बी प्लस C प्लस प्लस X प्लस वाई गिव्स C प्लस Z, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ऐड कर दिया। तो इसका जो टोटल K है वो क्या होगा, K1 इंटू K2 होगा। ये रूल है, ये क्या है, रूल है, ये जनरलाइजेशन है, देखो यहां पे लिखा हुआ भी है, ठीक है, ये जनरल रूल है। अब इसको आप एसिड और बेस पे जरा अप्लाई करके देखो, इसको क्या करो, एसिड और बेस पे अप्लाई करो। एसिड क्या था तुम्हारा, समझो Ha था, एसिड क्या था Ha, H प्लस और A माइनस। बेस क्या था तुम्हारा, BOH था, B प्लस और OH माइनस, ठीक है। इसका डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या था, एक्चुअली इसका Ka था, इसका क्या था, Kb था। तो जब ये दोनों को मिलाऊंगा यानी कि Ha प्लस BOH गिव्स H प्लस प्लस A माइनस प्लस B प्लस प्लस OH माइनस, तो मुझे बताओ कि ये दोनों मिलके पानी बना दिया और ये दोनों मिलके सॉल्ट बना दिया, वही हुआ ना। A प्लस और B माइनस मिला के, B प्लस और A माइनस मिला के सॉल्ट बना दिया, H प्लस OH माइनस मिला के वाटर बना दिया। तो टोटल अभी आपको क्या मिलेगा कि K जो है वो Ka इंटू Kb हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई, क्या हो जाएगा, Ka इंटू Kb हो जाएगा। अब Ka और Kb का ऑलरेडी इक्वेशन पता था कि नहीं पता था, ऑलरेडी मालूम था ना, क्या, H प्लस इंटू X माइनस अपॉन Ha और B प्लस इंटू OH माइनस अपॉन BOH और वॉट एवर। अगर आप वो पूरा इक्वेशन लिखोगे यू विल रियलाइज दैट इट कम्स आउट टू बी KW, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर ओनली। क्या ये बात समझ में आई, कैंसल आउट हो जाएगा और क्या बन जाएगा आपका, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो Ka और Kb एक्चुअली क्या बन जाता है मिलके,
आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बन जाता है। इससे हम लोग न्यूट्रलाइजेशन का एक प्रूफ बना सकते हैं। ऐसा फॉर्मूला, इसको मार्क करके रखना, ठीक है। वापस उन्होंने अब वापस अगेन पूरा रेपिटेशन, पूरा एक पैराग्राफ वो लोग ने रिपीट मारा है, कोई बड़ी चीज नहीं है। ओके, तो इससे आप क्या करोगे, आप पूरे इसमें सीधा वो नेगेटिव लॉग लेके ये कर लो, तो पी के ए प्लस पी के बी इज इक्वल टू पी के डब्ल्यू, है ना। log ऑफ m इंटू एन इज इक्वल टू log ऑफ m प्लस एन, ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। तो आपको पी के ए और पी के बी के टर्म्स में डिफाइन करना है, तो ये बन जाएगा पी के डब्ल्यू। और पी के डब्ल्यू क्या है, 14 है। क्यों, क्योंकि के डब्ल्यू 10⁻⁻14 था। अगर टेम्परेचर फिक्स कर लो, यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशंस है 298 केल्विन, है कि नहीं। क्या है बात भेजे में गई। अगेन ये वाला जो फॉर्मूला है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको स्टार मार्क कर लेना कि 298 केल्विन पे पी के ए और पी के बी की वैल्यू अगर आप जोड़ो साथ में तो क्या बन जाता है 40 फॉर ए गिवन मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस। क्या ये बात क्लियर है। ओके, अब ये सेम लॉजिक हम लोग डाई बेसिक एसिड या पॉलीबेसिक एसिड्स या डाई एसिडिक और पॉली एसिडिक बेस को लगा सकते हैं क्या। अभी तक हम लोग उन सारे सब्सटेंसेस की बात कर रहे थे जहां पे या तो एक H+ या एक OH- आया है, राइट, हम तो उनकी बात कर रहे थे। बट व्हाट अबाउट सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ऐसे एसिड जिसमें 2 या 3 H+ आते हैं, या फिर व्हाट अबाउट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जिसमें 2 या 3 OH- आते हैं, इनके बारे में भी बात करनी पड़ेगी। तो इनका फंडा क्या है, देखो, let's take the example, the ionization of a dibasic acid, that is H2X is given by this. So instead of happening in one single step, now the dissociation happens in 2 steps. कैसे, H2X है तो पहले H+ और HX निकला, जैसे कि मैंने सल्फ्यूरिक एसिड का बताया था, याद होगा कि H2SO4 था तो पहले H+ और HSO4 बाइसल्फेट ये निकला, और फिर बाइसल्फेट में से और एक H+ निकला, फिर आप नेट रिएक्शन बनाते थे, तो आप नेट रिएक्शन बनाते थे बाइसल्फेट कैंसिल करके। तो यहां पर भी वही कर रहा है वो, देखो वो बोला अच्छा HX है ये इस तरह से। अब ये 2 अलग अलग रिएक्शन हो गए, आप बोलोगे हाँ ये 2 अलग अलग रिएक्शन हो गए। अब दोनों का अपना अपना के जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो वैल्यू होगा दोनों का, बिकॉज दोनों केस में वो क्या एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, H+ दे रहा है, बोलो हाँ या ना बच्चों, यस। तो पहले वाले में मैं बोलता हूं अच्छा उसका वैल्यू था Ka, क्या था वैल्यू Ka, ये उसका डिनोमिनेटर को ध्यान से देखना, डिनोमिनेटर को ध्यान से देखना, H2X उसका डिनोमिनेटर, वहां से आपने चालू किया था, वो आपका रिएक्टेंट था और ये आपके प्रोडक्ट्स थे। सेकेंड केस में ये आपका रिएक्टेंट है HX-, सेकेंड केस में ये रिएक्टेंट है, देखो ये रहा, है ना, और ये आपके प्रोडक्ट्स हैं। अब ये फर्स्ट हो गए, सेकंड हो गए, फर्स्ट आयोनाइजेशन कांस्टेंट, सेकंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट। तो जब मल्टीपल यानी कि डाई बेसिक एसिड है या ट्राई बेसिक एसिड है तो अपन क्या बोलेंगे, फर्स्ट आयोनाइजेशन कांस्टेंट, सेकंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट, थर्ड आयोनाइजेशन कांस्टेंट, ऐसे। क्या ये बात समझ में आ रही है। is going to ask you these values, so don't waste your time in trying and learning these values. Just observe a couple of the values, just observe, don't sit and learn, I'm telling you. देखो यार सल्फ्यूरिक ज्यादा अच्छे से आयोनाइज होगा या सल्फ्यूरस, तो आप बोलोगे सल्फ्यूरिक, क्योंकि उसकी K1 की वैल्यू बहुत ही बड़ी वैल्यू है, ठीक है, बहुत ही बड़ी वैल्यू है, 10 टू द पावर समथिंग के इसमें रेंज में आ जाती है वो, ठीक है ना। सेम में अगर आप कंपेयर करना चाहो, आप बोलो अच्छा मैं कार्बोनिक और फॉस्फोरिक में कंपैरिजन करना चाहता हूं, ध्यान से देखना, तो कार्बोनिक के 10⁻⁷ के रेंज में है और फॉस्फोरिक के 10⁻³ के रेंज में है, तो आप सीधा सीधा बोल दोगे कि अच्छा फॉस्फोरिक ज्यादा अच्छे से डिसोसिएट होगा। H2SO4 को इस जरा थोड़ा पकड़ो और डिटेल में जाओ। H2SO4 ऐसे भी डिसोसिएट हो सकता था, और H2SO4 ऐसे भी डिसोसिएट हो सकता है, अग्रीड। जब वो इस तरह से स्टेप 1 में ऐसे डिसोसिएट हो रहा है तो इसके Ka1 की वैल्यू वेरी लार्ज है, जैसा मैंने कहा कि ये 10⁶ के ऑर्डर में चली जाती है, बहुत बड़ी वैल्यू आती है इसकी, ठीक है, वेरी लार्ज मान लो, और इसकी वैल्यू तो 10⁻², मतलब कि 0.01 इस ऑर्डर में है, देख सकते हो आपके टेबल में दी हुई है। तो आप अगर सल्फ्यूरिक एसिड हो
तो आप सिर्फ फर्स्ट स्टेप में ही आयोनाइज होने का प्रेफरेंस रखोगे। क्या ये बात सही है? ऑफ कोर्स, है ना, आप फर्स्ट स्टेप में आयोनाइज होने का प्रेफरेंस रखोगे। पहले स्टेप में बहुत आसानी से आयोनाइज हो जाता है, सेकेंड स्टेप में उतना इफेक्टिव नहीं है, उतना अच्छा एसिड नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस, इस तरह से। अगेन एज आई मेंशन, जस्ट अंडरस्टैंड, डोंट सिट एंड लर्न द वैल्यूज प्लीज। ओके, तो ये हुए हमारे डाइबेसिक और ट्राइबेसिक के। पॉलीप्रोटिक, पॉलीप्रोटिक मतलब जिसमें मल्टीपल प्रोटॉन्स है, बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं, तो भी कोई बड़ी बात नहीं। अगेन उसमें Ka1 2 3 4 आप ऐसे जितने ज्यादा H+ है उतने आप ज्यादा ये कर सकते हो। बट एक बात हमेशा जनरलाइज एक स्टेटमेंट याद रखना कि जो पहला स्टेप है वही सबसे इफेक्टिव और सबसे अच्छा होता है। इन जनरल ऑलवेज यू विल फाइंड कि पहले स्टेप का जो वैल्यू है, अब यहां देखो तो यहां -2 से -5 चला गया, -4 से -12 चला गया, हमेशा कम ही हो रहा है ना। ऐसा तो कहीं आप नहीं देख रहे हो जहां पे वो बढ़ रहा है, ऐसा देख रहे हो कहीं पे? कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होने वाला, राइट? तो ये तो पक्की बात है कि जो पहला स्टेप है उसी में हमारा जो फेवरेबल रिएक्शन है H+ देने के लिए वो हो रहा है। आई होप ये बात समझ में आई सबको। अब ये किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? कौन डिसाइड करेगा? कौन डिसाइड करेगा कि जल्दी जल्दी डिसोसिएट होना है कि नहीं, अच्छे से इफेक्टिवली डिसोसिएट होना है कि नहीं, अच्छे से H+ देना है कि नहीं? कौन डिसाइड करेगा भाई? ठीक है, तो भाई दो चीजें डिसाइड करेंगी, एक है स्ट्रेंथ और दूसरा है पोलैरिटी। क्या है? दो चीजें, दो फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ HA बॉन्ड एंड पोलैरिटी ऑफ HA बॉन्ड। अब HI के केस में आपको एग्जांपल तो समझ आ ही गया है ये अच्छे से। ये P ब्लॉक में आप लोगों के दिमाग में मैंने ड्रिल कर दिया ये चीज। क्या? बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड लेंथ, ऑर्डर छोड़ो, ऑर्डर नहीं, बॉन्ड लेंथ के साइज, जैसे जैसे साइज बढ़ेगी बॉन्ड की लेंथ बढ़ेगी तो एसिड की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि वो जल्दी ब्रेक होगा। जैसे लेंथ बढ़ी तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो गई तो बॉन्ड जल्दी टूटेगा, तो ज्यादा अच्छे से H+ कौन देगा? हाइड्रो आयोडिक एसिड बहुत अच्छे से H+ देगा। वन ऑफ द बेटर एसिड्स, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गर एसिड्स है ये, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी अपने को ऑलरेडी मालूम है। क्लियर हो गई बात? तो एक जनरल रूल बोलूं कि व्हेन स्ट्रेंथ ऑफ HA बॉन्ड इज लेस, HA becomes a stronger acid। बस इतना लाइन आपको ध्यान में रखना, बाकी बकवास है। ठीक है, ओके। जब हम लोग एक ग्रुप के अंदर कंपैरिजन करें, मतलब टॉप टू बॉटम, हमेशा ये मैं आप लोगों को बोलता हूं ना बच्चों, याद होगा कि यार आपको वो रैंडम एग्जांपल नहीं देगा, वो आपको हमेशा HF, HCl, HBr, HI ऐसे कंपेयर करने को बोलेगा। यानी कि एक ही ग्रुप के, या तो सारे हैलोजन के साथ, है ना, या तो सारे ग्रुप 1 वाले, सारे ग्रुप 2 वाले, ऐसे वो रैंडम नहीं देगा। हमेशा मैं बोलता हूं ना पैटर्न होता है क्वेश्चनिंग का। तो यहां पे ध्यान देना एक स्टेटमेंट पे, एनसीईआरटी क्लियरली बोलती है क्या? व्हाइल कंपेयरिंग एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इज द मोर इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग एसिडिक कैरेक्टर। समझे? जब एक ग्रुप के अंदर कंपैरिजन है तो साइज देखोगे, साइज से स्ट्रेंथ पता करोगे और स्ट्रेंथ से एसिडिक कैरेक्टर बताओगे। क्या ये बात भेजे में गई? इसमें गलती नहीं करना, ओके? इसमें गलती नहीं करना, ध्यान देना है, ठीक है? एग्जाम्पल ऐसा है, तो एक ही ग्रुप की अगर बात हो रही, जैसे मैं यहां पे ग्रुप 17 की बात की, लेकिन अगर सेम रो के, सेम पीरियड की बात हो रही है तो पोलैरिटी बिकम्स द डिसाइडिंग फैक्टर। पोलैरिटी बिकम्स द डिसाइडिंग फैक्टर। तो आप मुझे बताओ, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, इनमें पोलैरिटी डिसाइडिंग फैक्टर है क्योंकि ये सेम रो में आते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सेम ग्रुप में आते हैं, तो इनमें डिसाइडिंग फैक्टर कौन है? साइज है। क्या ये बात भेजे में गई? अग्रीड? चलो, सिंपल, इजी हो गया, एकदम बढ़िया, सिंपल चीजें समझ में आ गई कि वो क्वेश्चन कैसे डालेगा एग्जाम में। ऐसे यही 4 बस एमसीक्यू में ऐसे वो पूछेगा, ये 4 देगा, बोलेगा कौन सा स्ट्रांग है बताओ, ये 4 देगा, बोलेगा कौन सा वीक है बताओ, बस। तो ध्यान ये देना है कि ग्रुप में साइज देखनी है, यानी कि बेसिकली स्ट्रेंथ देखनी है साइज से रिलेट करके, और रो में या पीरियड में क्या देखना है बच्चों? पोलैरिटी देखनी है ना। और पोलैरिटी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से
चेंज होगी ना यार, सीधी बात है, तो इसमें तो कौन सी बड़ी बात है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा कॉमन आयन इफेक्ट। यहां पर थोड़ा सा अगेन एक ट्रिकी सिचुएशन है जो बच्चों को कई बार डिफिकल्टी में डाल देता है। तो पहले अपन थोड़ा बेसिक पे जाते हैं और फिर कॉमन आयन इफेक्ट पे जाते हैं। फंडा पहले समझो जरा, ठीक है यार। कॉमन आयन इफेक्ट ये पढ़ते सब है, स्टेटमेंट भी हर बच्चा रट्टा मार लेता है, समझ में भी सबको आता है, वो डिफिकल्ट नहीं है। प्रॉब्लम ये कि अप्लाई करना, या ये क्यों पढ़ना है, इसका क्या लॉजिक, इसका फायदा क्या है, इसमें मार खाते हो आप, इसमें मार खाते हो। तो सबसे पहली बात तो ये समझो कि कॉमन आयन इफेक्ट एग्जिस्ट क्यों करता है, किस लिए, हमारे किस काम का है। सो कॉमन आयन इफेक्ट इज देयर क्या काम है कॉमन आयन इफेक्ट का, करता क्या ये, इट रिड्यूसेस, या मैं ऐसा बोलूं इट फर्दर रिड्यूसेस डिसोसिएशन of an already weak electrolyte. Does this statement make sense? For those of you who do not understand this statement, let me elaborate. मैंने क्या बोला, कॉमन आयन इफेक्ट का जो एग्जिस्टेंस है वो क्यों है, जरा ये समझो। इट फर्दर रिड्यूसेस द डिसोसिएशन ऑफ एन ऑलरेडी वीक इलेक्ट्रोलाइट, कि एक इलेक्ट्रोलाइट था जो पहले से ही वीक था, बेचारा गरीब था, क्या था, बेचारा ऑलरेडी वीक था, गरीब था। और कॉमन आयन इफेक्ट क्या है, उसका ऑपरेशन कर रहा है, उसको और खराब बना रहा है। मतलब कि तू पहले 100 में से 5% डिसोसिएट होता था, अब मैं तेरे को और दबाऊंगा तू 1% ही डिसोसिएट होगा। ये कॉमन आयन इफेक्ट है। सिंपल भाषा में समझो, सिंपल भाषा में समझो। मैं ऐसे कहूं कि ये एक बहुत ही वीक एसिड था, क्या था, ये बहुत ही वीक एसिड था, ये डिसोसिएट हो रहा था, बेचारा मर मर के, इसका अल्फा था समझो 0.05, मान लो कि मतलब 0.05, मतलब कि ये कितना परसेंट डिसोसिएट हो पा रहा था, 5%, परसेंटेज में करूं तो है ना, 5% बेचारा डिसोसिएट हो पा रहा था। मतलब 100 में से 5 मॉलिक्यूल मुश्किल से मर मर के डिसोसिएट हो रहे थे। कॉमन आयन इफेक्ट क्या करने के लिए, किस लिए है, किस कारण से हम लोग यूज करने वाले, हम इसकी डिसोसिएशन को फर्दर सप्रेस ये अच्छा वर्ड है, सप्रेस करना चाहते हैं। हम क्या करना चाहते हैं, फर्दर सप्रेस करना चाहते हैं। जैसे हमारी गवर्नमेंट है, मान लिया 9,000 करोड़ लेके भागा, ओके बाय बाय, तुम 900 रुपया मत दो टैक्स, तुम्हारा गला पकड़ने आ जाएंगे। हाँ, ये वैसा है, तुम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, तुम 100% डिसोसिएट हो, ओके, तुम वीक हो, तुमको और दबाएंगे। ये कॉमन आयन इफेक्ट है, समझे बात को। तो ये जरा समझो कि कॉमन आयन इफेक्ट क्या करने वाला है। जो ऑलरेडी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, जिनको हम अभी तक स्टडी करते आ रहे हैं ना आयोनिक इक्विलिब्रियम में, ये उनकी ही डिसोसिएशन को सप्रेस करने के लिए बनाया गया है। तो इसका हमें फायदा कैसे मिलेगा, हमें सपोज, अब समझो ये एक सॉल्यूशन है, ये एक बॉटल में एक सॉल्यूशन है, इसके अंदर एसिटिक एसिड था, क्या था, एसिटिक एसिड था। अब एसिटिक एसिड 5%, मतलब कि समझो तुमने 100 मॉलिक्यूल लिए थे, उसमें से 5 मॉलिक्यूल अंदर डिसोसिएट होके घुल गए, क्या हो गए, अंदर डिसोसिएट होके खत्म हो गए ना, डिसोसिएट हो गए। तुमको वो 5 वापस चाहिए, क्या चाहिए तुमको वापस, तुमको चाहिए वो डिसोसिएट ना हो, तो तुम क्या यूज करोगे, तुम कॉमन आयन इफेक्ट यूज करके उनका डिसोसिएशन को रोकोगे। बात समझ आ रही है। तो कॉमन आयन इफेक्ट कोई पूछेगा कि एकदम आसान भाषा में समझाओ, तो आप बोलोगे कि भाई सॉल्यूशन में कोई चीज है ना जो गुम हो गई सॉल्यूशन में, उसको वापस लाने के लिए यूज करते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। कैसे, बाय सप्रेसिंग इट्स डिसोसिएशन, बाय व्हाट मैकेनिज्म, बाय सप्रेसिंग इट्स डिसोसिएशन। क्या ये बात भेजे में गई। अब एग्जांपल जरा टेक्स्ट बुक की भाषा में देखते हैं क्या बोलता है। एक एग्जांपल उन्होंने एसिटिक एसिड, तो मैंने जो आपको जो बातें बोली ध्यान में रखना। क्या मैंने वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात की थी, एसिटिक एसिड वीक है ना, ठीक है। क्या मैंने आपको एक वीक एसिड का एग्जांपल दिया था, देखो यहां पे मैंने बोला था ना, ये
वीक एसिड का एग्जांपल है, आप बोलोगे ठीक है देखो एसिटिक एसिड है, ओके, इसका के भी आपको लिखने आता है एंड ऑल दैट, ये सब ठीक है। अब होता क्या है कि अगर मैं बाहर से H+ आयॉन्स और डालते जाऊं, क्या होगा, बाहर से मैं H+ आयॉन्स, इस सेंटेंस को ध्यान से सुनना बच्चों, इफ H+ आयॉन्स आर एडेड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, ली चैटलियर प्रिंसिपल में मैंने क्या पढ़ाया था आपको कि अगर आप H+ को और बढ़ा दोगे तो इक्विलिब्रियम कहां जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा कि बैकवर्ड जाएगा, तुम प्रोडक्ट बढ़ा रहे हो तो इक्विलिब्रियम कहां जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, रिएक्टेंट की तरफ। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि वो अनडिसोसिएटेड की तरफ जाएगा, हाँ, बस इसी को आपको घुमा फिरा के उन्होंने कॉमन आयन बोल दिया। क्यों, क्योंकि यार मैं H+ लाया, सपोज इस एसिटिक एसिड में मैंने HCl मिला दिया, क्या मिला दिया, क्या मिला दिया, HCl मिला दिया, इस एसिटिक एसिड में मैंने मिला दिया HCl, तो इसका और इसका H+ कॉमन हो गया ना। पहले एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन के साथ मिक्स किया HCl का सॉल्यूशन, दोनों के बीच में H+ यानी कि एक आयन कॉमन हुआ, यस और नो, तो वो ही हुआ कॉमन आयन इफेक्ट। तो उसने क्या किया, उसने रिएक्शन को बैकवर्ड लेके गया, तो क्या उसने डिसोसिएशन को सप्रेस किया इनडायरेक्टली, किया कि नहीं किया, बस यही तो मैं कह रहा हूं। क्या ये बात भेजे में गई सबके? अब टेक्स्ट बुक की भाषा में देखो तो बोलता है इफ H+ इज एडेड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स देन इक्विलिब्रियम मूव्स इन डायरेक्शन ऑफ अनडिसोसिएटेड, यानी कि अरे सीधा सीधा बोलना यार कि रिवर्सिबल, रिवर्स डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन में, यस। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। व्हाट इज इट, हाउ डू यू डिफाइन इट? इट इज डिफाइंड एज अ शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम ऑन एडिंग अ सब्सटेंस दैट प्रोवाइड्स more of an ionic species already present in the dissociation equilibrium। पूरा बाउंसर है ना। नो वे होम का प्लॉट इससे ज्यादा आसान है समझना कि 3 स्पाइडरमैन कैसे आए, है कि नहीं। यहां पे ये क्या कह रहा है कि एक ऐसा आयन ढूंढो जो पहले से ही उस पूरे डिसोसिएशन के इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट था, और वो एक ऐसा आयन आपने पकड़ा और उसी का एक्सटर्नल सोर्स से और लेके आओ, वही वाला आयन एक्सटर्नल सोर्स से और लेके आओ, तो उससे क्या होगा, ये पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। जो टेक्स्ट बुक में एग्जांपल दिया एसिटिक एसिड का वो बकवास है, मैं तुमको और बेटर एग्जांपल देता हूं, बेहतर एग्जांपल याद करना। सोप, क्या स्कोप, ये तो स्कूल में भी सबने पढ़ा है। सोप बेसिकली क्या है, इट इज एस्टर ऑफ फैटी एसिड या सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। साबुन क्या है, सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड है, सोडियम सॉल्ट और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड है। नहीं पता तो ये सीख लो, चलो कोई बात नहीं, नहीं पता तो सीख लो कि सोप क्या है, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड है। एक एग्जांपल लो, समझो तुम्हारे पास एक एसिड था, लेट्स से C2H5 C डबल बॉन्ड OH, प्रोपियोनिक एसिड था तुम्हारे पास। क्या था बच्चों, प्रोपियोनिक एसिड, ठीक है। अब प्रोपियोनिक एसिड में तुमने डाल दिया क्या, H+ की जगह पे सोडियम, ये बन गया सोडियम सॉल्ट ऑफ प्रोपियोनिक एसिड। एवरीबॉडी विद मी सो फार, क्या बन गया, सोडियम सॉल्ट ऑफ प्रोपियोनिक एसिड। बोलो हाँ या ना। ये एक सोप है, मान लो ये क्या है, ये एक सोप है, ये सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड है, ये एक सोप है, ये सॉल्ट है, क्या ये सॉल्ट है, बोलो हाँ या ना। क्या हर सॉल्ट की गारंटी होती कि वो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, क्या ये बात से आप अग्री करते हो? सॉल्ट का मतलब ही वही है कि भाई सॉल्ट आयोनिक कंपाउंड है तो वो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा ही होगा। इमेजिन करो तुमने ये सॉल्ट बनाया हुआ है, ठीक है, तो Na+ और C2H5 C डबल बॉन्ड O माइनस, ये तुम्हारे आयन्स कहां है, ये सॉल्यूशन में गुम हो गए। तुमको क्या चाहिए, तुमको ये चाहिए, तुमको चाहिए सोप, तुमको क्या चाहिए, साबुन चाहिए, और ये तुम्हारे आयन्स तैर रहे हैं, सॉल्यूशन में तैर रहे हैं। तो आइडियली आपको क्या चाहिए बच्चों, आपको ये चाहिए ना कि ये रिएक्शन रिवर्स में आ जाए और सोप बन के मेरे को अनडिसोसिएटेड फॉर्म में मिल जाए।
ताकि मैं उसको यूज करूं, बेचूं, है कि नहीं, या उससे नहाऊं या मुंह धोऊं, जो भी है। सही बात है कि नहीं? अब ये रिवर्स कैसे होगा, जरा दिमाग लगाओ। क्या मैं इसमें NaCl डाल दूं तो ये रिएक्शन रिवर्स चला जाएगा? अब आपके बात समझ में आई दिमाग में? क्योंकि Na क्या है, कॉमन है, तो NaCl नमक डालने से तुरंत रिएक्शन रिवर्स में चला जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? तो आप सोप को ऑब्टेन कर लोगे। क्या कर लोगे? सोप को ऑब्टेन कर लोगे। तो ये बहुत अच्छा एक क्लासिक एग्जांपल हो जाता है आपके कॉमन आयन इफेक्ट का बच्चों। आई होप ये सबको समझ में आया एग्जांपल मैंने जो बोला। अब कुछ बच्चे जरूर ये सोच रहे होंगे, मेरे को पक्का मालूम है आप में से एक जन ये तो पूछेगा ही, सर ये आया कहां से? तो भाई तुमने फैटी एसिड लिया, फैटी एसिड बहुत जगह पे मिलता है, तुम्हारे बटर में, घी में, सब जगह फैटी एसिड ही होता है। तुम नारियल का तेल जो लगाते हो सर में, हर में फैटी एसिड ही होता है। तुमने वो लिया, उसको एक बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाया, बट तुम्हारा प्रॉब्लम क्या था कि तुम्हारा सॉल्ट सॉल्यूशन में आयोनाइज हो गया, तुम्हें मिला नहीं। तो तुम सॉल्ट को ऑब्टेन, मतलब सोप को ऑब्टेन करने के लिए क्या किया तुमने? उसमें थोड़ा सा नमक डाला, NaCl, Na आया कॉमन आयन, डिसोसिएट करके सोप दे दिया तुमको। क्या ये गई बात दिमाग में? सोप का फॉर्मेशन एक एग्जांपल है कॉमन आयन इफेक्ट का, बहुत अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, अगेन बाकी पार्ट यू कैन जस्ट हियर यू कैन रीड एंड इग्नोर। ठीक है, बहुत पकाया इन लोग ने। ओके, सेम सेम फंडा वापस से रिपीट। अब हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। अब अगेन दिमाग में ये सवाल आता है कि सारे सॉल्ट्स, क्या भाई सॉल्ट का नेचर क्या? तो सबसे पहले तो ये दिमाग में रख लो, क्लियर कर लो कि सॉल्ट की, मतलब सॉल्ट की किस्मत में है कि वो डिसोसिएट होने ही वाला है, कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास। सॉल्ट डिसोसिएट होगा ही होगा। देखो यार, इलेक्ट्रोलाइट्स, या जाने कि तुम्हारे जैसे कि बोल सकते हैं कि जो एसिड्स हैं, बेसिस हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स थे, ये वीक और स्ट्रांग हो सकते थे। सॉल्ट में वीक और स्ट्रांग का कोई सवाल नहीं है, हर सॉल्ट को 100% डिसोसिएट होना ही होना है। पहले ये बात क्लियरली अपने दिमाग में रखो। क्या ये बात समझ में आ रही है? सॉल्ट्स को क्या करना है? कंप्लीटली डिसोसिएट होना ही है। देखो लिखा भी है ना, सॉल्ट्स अंडरगो आयोनाइजेशन इन वाटर, कंप्लीट आयोनाइजेशन होना ही है। अब कंफ्यूजन कहां आता है कि जैसे अभी किसी ने पूछा ना कि सर वो सॉल्ट वीक एसिड का सॉल्ट था। अरे एसिड वीक था, सॉल्ट तो सॉल्ट है ना, समझे बात को? एसिड वीक भले ही होगा, बेस जिससे वो बना वो भले ही वीक होगा, सॉल्ट तो सॉल्ट है, तो सॉल्ट तो डिसोसिएट होगा। So salt is salt and salt will ionize. अब वो सॉल्ट किससे बना है? ऑफ कोर्स ये इससे क्या फर्क पड़ेगा? सॉल्ट किस चीज से बना था? सॉल्ट अच्छे वाले एसिड से, खराब वाले एसिड से, या अच्छे या खराब वाले बेस, व्हेन आई से अच्छा और खराब मीन स्ट्रॉन्ग और वीक, स्ट्रॉन्ग या वीक वाले बेस से या एसिड से बना था। इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे यह फर्क पड़ता है कि जो फाइनल सॉल्यूशन तैयार हुआ, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो फाइनल सॉल्यूशन तैयार हुआ उसमें क्या आपको कॉन्सेंट्रेशन दिखेगा चीजों का, यह डिपेंड करता है कि वो सॉल्ट ओरिजिनेट कहां से हुआ था। इमेजिन करो मेरे पास एसिड है स्ट्रॉन्ग वीक, मेरे पास बेस है स्ट्रॉन्ग वीक, ये चार ऑप्शन हो गए मेरे पास। मेरे पास सॉल्ट कैसे कैसे बन सकते हैं? एक सॉल्ट मेरे पास बनेगा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, एक सॉल्ट बनेगा स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का। अग्रीड? ठीक है। दूसरा मेरे पास सॉल्ट बनेगा वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड वीक बेस का। ठीक है, आप बोलोगे ओके फाइन। तो अब इन चार वैरायटी के जो सॉल्ट बन गए, इनका क्या लेना देना, तो जरा समझते हैं। तो पहला एग्जांपल ले लो, पहला एग्जांपल ले लो NaCl का। पहला एग्जांपल किसका लिया मैंने? NaCl का। ये NaOH और HCl से बना हुआ था, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों से बना हुआ था। तो बिकॉज ये दोनों स्ट्रॉन्ग हैं, बेसिक्स पे से जाते हैं अपन, बिकॉज ये दोनों स्ट्रॉन्ग हैं तो क्या होगा इनका? क्या ये कंप्लीटली आयोनाइज होने वाले हैं? तो ये इनकी टेंडेंसी होगी कंप्लीटली आयोनाइज होने की।
क्लियर? तो ये सब आयोनाइज फॉर्म में। अच्छा, ये आयोनाइज फॉर्म में रहना पसंद करेंगे कि रिवर्स आना पसंद करेंगे, क्या लगता है? तो ये स्ट्रांग है, ये तो फॉरवर्ड ही रहना पसंद करेंगे, आयोनाइज रहना पसंद करेंगे। ठीक है, तो अनआयोनाइज फॉर्म में तो कुछ बचा ही नहीं, तो इक्विलिब्रियम की बात करनी है क्या यहां पे? कुछ नहीं, कोई बात ही नहीं करनी। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिजेक्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट का कोई फायदा, मतलब इक्विलिब्रियम में कोई काम, कोई रोल नहीं है। करेक्ट। अब फंडा क्या है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। CH3COONA, इसमें क्या था? इसमें एसिड वीक था, एसिड क्या था? वीक था। तो इसको रिवर्स आने की ऐसे मन में ऐसे आशा है, उम्मीद है, ठीक है, कि भाई मेरे को रिवर्स आने को मिलेगा। ये वो बेचारा खुश रिक्शा वाला है जो बोलेगा कि अरे सर चलो, जहां आप जा रहे हो वहां से उल्टा रिवर्स भाड़ा मिलेगा मुझे। तो तुम लोग को रिक्शा वाले रिजेक्ट करते रहते ना नहीं 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 जाएगा अंधेरी, उधर से उल्टा भाड़ा नहीं मिलता है तो इसको मिल रहा है उल्टा भाड़ा, ये तो जाएगा भाई तो ये तो खुश है तो ये बोलता है भाई CH3COO माइनस, बोला ओके। लेकिन NaOH बोलता है भाई आई एम हैप्पी, आई एम गोइंग फॉरवर्ड, मेरे को ज्यादा टाइम पास नहीं करने का है। तो होगा क्या कि ये Na प्लस और OH माइनस ऐसा ये डिसोसिएट हो गया। ठीक है, तो ओवरऑल इस सॉल्यूशन में, अब ध्यान से बात को सुनना समझना, ओवरऑल इस सॉल्यूशन में OH की क्वांटिटी ज्यादा मिलेगी कि H प्लस की क्वांटिटी ज्यादा मिलेगी? OH की क्वांटिटी ज्यादा मिलेगी। क्यों ज्यादा मिलेगी? क्योंकि ये डिसोसिएटेड फॉर्म में रहेगा और ये वाला तो बेचारा अनडिसोसिएटेड फॉर्म में रहना पसंद करेगा। तो अब इस सॉल्ट की वजह से, प्लीज ध्यान से बात को सुनना, क्या सॉल्ट पूरा डिसोसिएट हुआ था? आंसर है यस। क्या सॉल्ट पूरा डिसोसिएट हुआ था? आंसर है यस, ऑफ कोर्स सॉल्ट पूरा डिसोसिएट हुआ था, उसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं। पर यह सॉल्ट जिस एसिड से तैयार हुआ था, पानी के H प्लस के साथ मिलकर उसने दोबारा एसिटिक एसिड बनाने की कोशिश की और वो एसिटिक एसिड के तरफ जा रहा है उसका इक्विलिब्रियम, जिसकी वजह से H प्लस जो था पानी का वो खर्च हो गया, वो नहीं है अभी H प्लस, क्योंकि वो देखो इसने आपको क्या दिया था, इसने आपको कार्बोक्सिलेट और Na प्लस दिया था, अग्रीड। सॉल्ट ने आपको ये दिया और ये दिया, ये बात सबको समझ में आई। पानी ने आपको H प्लस दिया और OH माइनस दिया, OH माइनस रह गया सॉल्यूशन में, H प्लस खर्च हो गया। तो ओवरऑल सॉल्यूशन कैसा हो गया बताओ? बेसिक के एसिडिक? बेसिक। ये बात गई भेजे में, क्योंकि ये सॉल्ट कैसा था? स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट था। तो स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट ने एक न्यूट्रल पानी को भी बेसिक में कन्वर्ट कर दिया। क्या ये बात समझ में आई? पानी तो न्यूट्रल सॉल्वेंट है या एम्फोटेरिक है, एम्फोटेरिक ये वर्ड डिस्कस किया था, एम्फोटेरिक, न्यूट्रल नहीं बोलूंगा, एम्फोटेरिक बोल लो। बट पानी में H प्लस OH माइनस सेम होने चाहिए थे, बट क्या इस सॉल्ट के आने से वो डिस्टर्बेंस आया, अब वो बेसिक की तरफ गया? यस और नो? बढ़िया। तीसरा एग्जांपल लेंगे, NH4Cl, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, करें? HCl आगे जाना पसंद करेगा कि पीछे आना पसंद करेगा? आगे जाना पसंद करेगा। व्हेन आई से आगे जाना मींस फॉरवर्ड रिएक्शन, ये तो अंडरस्टूड है ना, डिसोसिएट होना पसंद करेगा। ओके, NH4OH, क्योंकि ये वीक बेस है, फंडा वही हुआ। अच्छा, ये अजम्पशन तो करेक्ट है ना मेरा कि सॉल्ट तो पूरा डिसोसिएट होगा, करेक्ट है ना? इसमें कोई शक नहीं है ना अभी किसी बच्चे को, राइट? तो इसने क्या दिया मुझे? इसने मुझे NH4 प्लस दिया, Cl माइनस दिया। पानी ने मुझे क्या दिया? H प्लस दिया, OH माइनस दिया। अब OH माइनस पूरा खर्च हो गया, H प्लस मेरे पास ज्यादा बचा हुआ है, तो मेरा मेरा जो सॉल्यूशन है ओवरऑल कैसा हो गया? एसिडिक हो गया, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से
बना हुआ सॉल्ट था। यहां तक क्रिस्टल क्लियर, एकदम मजेदार, समझ में आ रहा है, कोई टेंशन नहीं। चौथा एग्जाम्पल, आखिरी एग्जाम्पल। चौथे एग्जाम्पल में तो और भी मजा, क्यों? क्योंकि दोनों वीक, दोनों खत्म। CH3COO NH4, समझे बात को? तो यहां पर ये रहा एसिटिक एसिड, मैं कॉपी पेस्ट मार देता हूं, आप लोग बाद में लिख लेना आराम से। ये रहा तुम्हारा एसिटिक एसिड और ये रहा तुम्हारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब मजेदार बात ये है, अब मजेदार बात यहां पे ये है, ध्यान से सुनना, कि अब यहां पर 3 पॉसिबिलिटी है। अब यहां पर 3, चौथे एग्जाम्पल में 3 पॉसिबिलिटी। आप बोलो सर 3 पॉसिबिलिटी कैसे? तो देखो भाई, दोनों वीक है, दोनों क्या है? वीक है। तो क्या दोनों इक्वली वीक होंगे क्या? यह भी सवाल है, यह भी सवाल है। मतलब बुमराह और शामी दोनों बैटिंग नहीं कर सकते, लेकिन शामी कभी कभी 1-2 छक्के लगा देता है गलती से। तो एक गरीब एक भज्जर गरीब, ऐसा भी हो सकता है ना? मतलब तो यहां पर जो वीकनेस है उसका भी स्केल होगा कि नहीं होगा? लॉजिकल बात है। तो आप बोलोगे ठीक है, तो वीकनेस को भी मैं जज करूंगा। कैसे जज करूंगा? अगर एसिड थोड़ा बेहतर था बेस से, अगर एसिड थोड़ा सा बेहतर था बेस से, तो ओवरऑल सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। बोलो यस और नो। अगर बेस थोड़ा बेहतर था एसिड से, के से बता सकता हूं ना, के बी से वैल्यू बता सकता हूं, करेक्ट है ना? अगर बेस थोड़ा बेहतर था एसिड से, तो ओवरऑल सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा बच्चों? बेसिक हो जाएगा। और दोनों अगर इक्वली खराब थे तो सॉल्यूशन कैसा रहेगा? न्यूट्रल रहेगा। क्या ये बात भेजे में गई? बोलो हाँ या ना। इजी। तो अब समझा हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट काय को पढ़ने का? क्योंकि सॉल्ट तो डिसोसिएट होगा, वो तो उसके नसीब में है, पर वो डिसोसिएट होने के बाद नतीजा क्या देगा सॉल्यूशन को? क्या वो न्यूट्रल रखेगा, क्या वो बेसिक बनाएगा, क्या वो एसिडिक बनाएगा? आपको ये जज करना है। आई होप एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ ये बातें समझ में आई। वेरी गुड। चलो, तो ये हमने चारों एग्जांपल लिख लिए। अब यही अगेन फिर से इन लोग टेक्स्ट बुक में पेजेस भर के इसके ऊपर पूरी रामायण लिखते हैं, आप रीड करके इसको इग्नोर कर देना। मैंने जो 4 एग्जांपल लिखे, एग्जांपल्स के नाम पे ये लोग ने बहुत कुछ दिया हुआ है, वही मैंने पूरा आपको 4 अच्छे एग्जांपल लेके मैंने आपको समझा दिया। वो अंडरस्टूड बात है, समझ जाओ, ठीक है ना? अब अगर आप ये देखोगे जरा, थोड़ा सा एक चीज समझना कि एसिटिक एसिड ये वीक है, इसका Ka का वैल्यू 1.8 इंटू 10⁻⁻5 है। कितना है Ka का वैल्यू? 1.8 इंटू 10⁻⁵ है। अमोनियम जो है वो भी वीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये भी वीक है। तो इसका Kb का वैल्यू देखो, क्या आप देख सकते हैं कि वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल है? 1.8 इंटू 10⁻⁵ और 1.77 इंटू 10⁻⁵। तो जब मैं ऐसे बोलूं कि मेरे पास अमोनियम एसीटेट है, तो वो मोर और लेस न्यूट्रल ही रहेगा। यस, मोर और लेस न्यूट्रल बोल दूं, बिकॉज डिफरेंस कितना है यार? देखो ना, 0.03 का डिफरेंस है यार वैल्यू में, अगर आप नोटिस करेंगे तो, है कि नहीं? तो इसीलिए अगर मैं अमोनियम क्या बोलते हैं इसका बात करूं, अमोनियम एसीटेट का, तो वो मोर और लेस आपको इक्वल मिल जाता, मोर और लेस न्यूट्रल मिल जाता, क्योंकि वहां पे ये वाली कंडीशन आ जाती है ना, ये वाली, क्या के और के बी इक्वली करीब। समझ रहे हो आई होप बात को? अब उसमें ये आर्ग्यू मत करना सर ये 1.8 है सर, वो 1.77 है सर। हाँ ठीक है, ये अंडरस्टूड है वो, ठीक है, इतनी कॉमन सेंस तो लगा ही लोगे ना। चलो, अब इसका पीएच का सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या है? अगर आपको ऐसे उन्होंने मिक्सचर दे दिया कि भाई ये लो, ये सॉल्ट है, इसको पानी में डाल दिया और ऐसे इतने सारे अलग अलग टाइप के आयन्स हैं, ये सब बन गया। अब इस पूरे सॉल्यूशन का क्या बताओ मिक्सचर, इस पूरे सॉल्यूशन का आप पीएच बताओ।
तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला, अच्छी बात यह कि उन्होंने क्लियरली लिखा है विदाउट गोइंग इनटू कैलकुलेशन, मतलब आपको इसका कोई डेरिवेशन कहां से आया क्यों आया उसके बीच में बारे में अपने को टाइम पास बात नहीं करनी, सीधा सीधा फॉर्मूला लर्न करना है। क्या है? 7 प्लस हाफ ऑफ pKa माइनस pKb। क्या फॉर्मूला है? 7 प्लस हाफ ऑफ pKa माइनस pKb। तो आपको उन्होंने एक सॉल्ट दे दिया, तो वो सॉल्ट के साथ साथ आपको ये जरूर देंगे कि वो सॉल्ट किस एसिड से बना है, किस बेस से बना है, उसका Ka और Kb का वैल्यू। तो आप क्या निकाल सकते हो? pH निकाल सकते हो। क्लियर है बात? वो Ka और Kb का वैल्यू निकाल देंगे तो आप बस आंसर निकाल लोगे pH का। ठीक है ना? जैसे एक एग्जांपल भी देख लो यहां पे कि एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का इतना इतना है Ka और Kb को, Pk और Pkb का वैल्यू, और इनका आप अमोनियम एसिटेट का आपने सॉल्यूशन बनाया तो क्या आंसर आता है। क्लियर? जैसा मैंने कहा कि ऑलमोस्ट न्यूट्रल आता है, देखो यहां पे 7.005 आ रहा है, ऑलमोस्ट न्यूट्रल है कि नहीं? चलो बढ़िया। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा बफर सॉल्यूशन। क्या है अगला कॉन्सेप्ट? बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन का तो आपको सीधा सीधा डेफिनेशन के ऊपर कई बार मेंस लेवल पे, नीट मतलब कोई भी एंट्रेंस लेवल पे अगर मैं बोलूं तो क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि बफर सॉल्यूशन आखिर होता क्या है। तो बहुत इजी है, सॉल्यूशंस व्हिच रेजिस्ट द चेंज इन पीएच। क्या? जो सॉल्यूशन अपना पीएच चेंज ना होने दे, जो ऐसे रेजिस्ट करे अपने चेंज इन पीएच को, उसको आप क्या बोलोगे बच्चों? उसको आप बफर सॉल्यूशन बोलोगे। या तो डाइल्यूट करने पे या थोड़ा बहुत एसिड या बेस डालने पे उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं आना चाहिए उसके पीएच में, तो उसको अपन बफर सॉल्यूशन बोलेंगे। ऑब्वियसली बफर सॉल्यूशंस का पीएच जो है वो नोन होगा, हमें पता होना चाहिए अच्छा इतनी ही वैल्यू है और इसी पे मेंटेन्ड है, तभी वो हमारे काम का है। करेक्ट? जैसे कि एग्जांपल, अभी ये दो एग्जांपल आपको लर्न कर लेने, एग्जांपल सीधे सीधे लर्न करने। ये एग्जांपल आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं आएगा, बट किसी और क्वेश्चन में यूजफुल आ सकता है कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए। जैसे कि एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट का बफर जो है उसका पीएच 4.75 होता है, मतलब ये एसिडिक हुआ या बेसिक हुआ? एसिडिक बफर हुआ। और अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जो बफर है वो 9.25 है, इसका मतलब ये कैसा हुआ? बेसिक हुआ। अब ये एसिडिक या बेसिक बफर बनाने का बनाने का कैसे? तो यहां पर जरा ध्यान देना, एसिडिक बफर बनाना है। क्या बनाना है? एसिडिक बफर बनाना है तो वीक एसिड लो। क्या लो? क्या लो? वीक एसिड। सेम वे बेसिक बफर लेना है, तो बेसिक बफर बनाना है तो क्या लोगे? वीक बेस लोगे। पहले तो ये समझ लो, और उसके साथ में उसका करस्पॉन्डिंग सॉल्ट। अब व्हेन आई से करस्पॉन्डिंग सॉल्ट, व्हाट डज इट मीन? इट मींस वीक एसिड तो है ही, उसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट। वीक एसिड तो है ही, उसका किसके साथ? सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट। तो यहां पर वीक बेस तो है ही, उसका स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट। क्या ये बात समझ में आई? क्लियर? अब ऐसा क्यों है, कैसे है, क्या है, जरा ये देखते हैं अगेन। और ये जो इक्वेशन है यहां पर, ये जो आप इक्वेशन देख सकते हो, इसको हम लोग हेंडरसन हैसेलबाख इक्वेशन बोलते हैं। दिया हुआ है यहां पे हेंडरसन हैसेलबाख इक्वेशन। ठीक है ना? काफी इंपॉर्टेंट नाम भी है और काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन भी। आगे हम लोग उस पर अभी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो एसिडिक बफर कैसे बनता है? तो सिंपल एसिडिक बफर क्या है? यू यूज वीक एसिड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। एसिड वीक होना मांगता है और उसी का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बनाया हुआ सॉल्ट भी चाहिए। जैसे एसिटिक एसिड वीक एसिड था, बोलो हाँ या ना? वीक एसिड था, उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिला दो, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस था, सोडियम एसिटेट। तो एसिटिक एसिड प्लस सोडियम एसिटेट गिव्स वन बफर विच इज एसिडिक बफर। व्हाई? बिकॉज ओरिजिनली द एसिड वाज वीक। तो यहां देखो एग्जांपल समझ में आया, एसिटिक एसिड सोडियम एसिटेट, क्या ये भेजे में गया? यस और नो? एसिटिक एसिड प्लस सोडियम एसिटेट 4.75 बफर, मतलब एसिडिक बफर। सेम वे अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस था बॉस,
अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस था, और उसका HCl के साथ में एसिड स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बना लो, सॉरी HCl तो अमोनियम क्लोराइड, बस वही है। फिर से देख लो, एग्जांपल समझ में आ गया, आई होप सो। रीअरेंजमेंट एंड एवरीथिंग नोबडी बॉदर्स, ठीक है। यू राइट द इक्वेशन एंड फिर से वही रिपीट इक्वेशन है बॉस, कुछ नया नहीं है। Ka फिर वही प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो H+ की वैल्यू क्या है, Ka इंटू सो एंड सो, pKa लॉग लो कॉन्जुगेट बेस, ऑल दैट, ठीक है। फाइनल इक्वेशन क्या बन के आता है, pH इज pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड। क्या है, pH इज pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। क्या ये बात समझ में आई? अब इसका एक एप्लीकेशन देखना जरा। इन द अबव इक्वेशन अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस HA के बराबर हो जाए तो pH pKa के बराबर हो जाएगा। क्यों? अगर A माइनस और HA इक्वल हो जाए, A माइनस और HA इक्वल मतलब समझ रहे हो, ये पूरा वैल्यू इक्वल हो जाए, मतलब 1 अपॉन ये सेम हो जाए तो 1 हो जाएगा, और लॉग ऑफ 1 इज 0, तो पूरा ही वो 0 हो जाएगा, तो pH विल बिकम इक्वल टू pKa। बात समझ रहे हो? ये पूरा टर्म जो है वो 0 हो जाएगा। कब? जब जब HA और A माइनस सेम हो जाएंगे। क्लियर? अब ये सेम लॉजिक उन्होंने बेस के लिए भी अप्लाई किया। उन्होंने क्या किया, सेम लॉजिक बेस के लिए भी अप्लाई किया और POH निकाल लिया। क्या निकाल लिया? POH। तो ये आपका देखो, घोचू लोग सिंपल नहीं कर सकते, ठीक है। अरे रे रे रे, ये लोग ने कुछ तो अजीब ही लिखा है। आप ऐसा लिख लो बच्चों, सिंपल कर लो, PKB प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय बेस, ऐसा लिखो। सॉल्ट बाय बेस का कॉन्सेंट्रेशन, पहले वाले में सॉल्ट अपॉन एसिड था ना, दूसरे वाले में सॉल्ट अपॉन बेस रख लो, सिंपल, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई दे हैव रिटन कॉन्जुगेट एसिड फिर BH प्लस, ऐसा क्यों लिखा है पता नहीं, ओके, अजीब है। सॉल्ट अपॉन बेस, सीधा सीधा ऐसे लिख लो। ध्यान से देखना फिर से, फॉर एसिड वी यूज्ड व्हाट, देखो वी यूज Ka ना, pKa और pH, बिकॉज एसिड के लिए pH होता है, और यहां पर हमने क्या यूज किया, एसिड यूज किया डिनोमिनेटर में। आई होप ये समझ में आ रहा है। सेम वे बेस के लिए POH होता है, pKb होता है, और बेस डिनोमिनेटर में बेस यूज कर लिया। बस ऐसे करस्पॉन्डिंग तरीके से आप इक्वेशन को लिख दो बच्चों, ठीक है। ये इसमें थोड़ा सा ये लोग ने टाइम पास ही किया है, क्या लिखा है वो अजीब ही, ठीक है। दे हैव एक्सप्रेस्ड इट इन टर्म्स ऑफ conjugate acid, which you don't need, to be honest. Okay. Now, solubility criteria, solubility equilibria. Again, this is a small part which is very simple, very easy, but I don't know why it confuses a lot of people. Let's discuss it so that you have a basic understanding of what is going on. Basic criteria जरा समझ लो कि हम लोग इस चैप्टर में डिसोसिएशन को स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। डिसोसिएशन, ये कॉन्सेप्ट को हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, यस। और मैंने आपको क्या बोला, हर सॉल्ट डिसोसिएट होगा, क्या ये बोला मैंने, है ना। मैंने एक एग्जांपल ले लो, चलो बोलता हूं आपको कि NaCl ले लो, तो आप बोलोगे तुरंत कि हाँ सर इसका Na+ बनेगा, Cl- बनेगा, जैसे पानी में डाल देंगे। तो मैं बोल सकता हूं कि ये 100% डिसोसिएट होगा, और आपको बाय एक्सपीरियंस ये भी मालूम है कि ये NaCl अच्छे से डिसॉल्व भी होगा। समझ रहे हो? क्या समझ रहे हो कि NaCl पानी में डिसॉल्व भी होता है और डिसोसिएट भी होता है। क्या ये बात से आप लोग अग्री कर रहे हो? क्या ये दो अलग अलग चीजें हैं? डिसॉल्व होना और डिसोसिएट होना, ये दो अलग अलग चीजें हैं, यस और नो? करेक्ट। अच्छा, यूरिया, ठीक है, यूरिया पानी में डिसॉल्व होता है कि नहीं होता पानी में डिसॉल्व, यूरिया? अच्छा चलो यूरिया छोड़ो यार, शुगर बताओ, सुक्रोज, चलो सुक्रोज
होता है ना, डिसॉल्व होता है, डिसोसिएट होता है क्या? नहीं। हाँ, ये हुई ना बात। तो डिसॉल्व होना और डिसोसिएट होना ये एकदम अलग चीजें हैं। अब आप तो ये सोच रहे हो कि सर क्या है बचकांड बात बता रहे हो, हमको मालूम है, ट्रस्ट भी बहुत लोग को नहीं पता होता है, बहुत लोग को एंड तक कंफ्यूजन रह जाता है कि सर डिसॉल्व डिसोसिएट एक ही बात है, नहीं है, क्योंकि हमारे दिमाग में ये वाला एग्जांपल है ना, हम NaCl लेके चल रहे हैं बचपन से, तो हमको लगता है डिसॉल्व डिसोसिएट एक ही बात है। नहीं भाई, अलग अलग बातें हैं, पहले ये क्लियर करो। क्लियर किया? राइट? अच्छा, अगर गैस को डिसॉल्व करना था पानी में, ध्यान से मेरी बात को सुनना, गैस को पानी में डिसॉल्व करना था, हेनरीज लॉ सिखा चुका हूं सॉल्यूशन चैप्टर में, बोलो आया ना। प्रेशर की बात करेंगे, गैस को पानी में डिसॉल्व करना है, किसकी बात करेंगे? प्रेशर, हेनरीज लॉ की बात करेंगे। कर चुके, अप्लाई कर चुके, यस और नो? सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू KH इंटू P, हेनरीज लॉ कांस्टेंट इंटू प्रेशर। अग्रीड? यस। यहां पर मुद्दा है कि भाई पहले यह बात करो कि हर सॉल्ट पूरा डिसोसिएट होगा। हां, पर क्या यह गारंटी है कि हर सॉल्ट पूरा डिसॉल्व होगा? नहीं। क्लैरिटी? यस और नो? बढ़िया। अब एग्जांपल ले लो जो अभी स्क्रीन पे थोड़ी देर पहले आपके लिखा हुआ था, कौन सा? AgCl का। AgCl एक बहुत ही प्यारा एग्जांपल है क्योंकि यह स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। क्या है बच्चों? ये क्या है? स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। मतलब क्या यह पूरी तरह डिसॉल्व होता है पानी में? द आंसर इज नो। ये जितना डिसॉल्व हुआ, थोड़ा बहुत जो भी डिसॉल्व हुआ वो हुआ, बस, पूरा डिसॉल्व नहीं होता। तो क्या इसका मैं सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम ऐसा लिखूं? एक मिनट, मैं सॉल्युबिलिटी का इक्विलिब्रियम लिख रहा हूं इसका। किसका? सॉल्युबिलिटी का इक्विलिब्रियम। AgCl solid is now existing in AgCl in the water का फॉर्म और in aqueous फॉर्म। करेक्ट? ये इसके सॉल्युबिलिटी का इक्विलिब्रियम है। क्या ये बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। अच्छा, AgCl के लिए डिसोसिएशन का इक्विलिब्रियम लिखने का कोई सेंस बनता है क्या? मेरे को बताओ। क्योंकि वो तो सॉल्ट है ना, तो पूरा ही डिसोसिएट होगा, तो इक्विलिब्रियम की बात ही नहीं करनी। क्लैरिटी आ रही है? तो अब AgCl के रिस्पेक्ट में, यानी कि स्पेरिंगली सॉल्युबल के रिस्पेक्ट में, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के रिस्पेक्ट में हम जब इक्विलिब्रियम की बात करें तो अब वो डिसोसिएशन वाला इक्विलिब्रियम नहीं, अब वो सॉल्युबिलिटी वाला इक्विलिब्रियम है। जा रही है बात दिमाग में? कुछ बच्चे एंड तक इसी में कंफ्यूज, इसी में घूमते रह जाते कि सर आपने इक्विलिब्रियम लिखा, कैसे लिखा? अरे वो तो सॉल्ट था। अरे भाई मैं सॉल्युबिलिटी का लिख रहा हूं, देख तो सही। समझ रहे हो बात को? अब आओ, अब देखो टेक्स्ट बुक की भाषा क्या बोलती है। तो अब वो बोलती है भाई अब बात करेंगे सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया किसकी? स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की। सेम लॉजिक, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो इक्विलिब्रियम बनता ही नहीं था डिसोसिएशन का, वीक के लिए बनता था। तो जो पूरी तरह घुलने वाला उसका बनाऊं क्या? फायदा ही नहीं है। जो पार्शियली घुलने वाला उसका बनाऊंगा, तो स्पेरिंगली सॉल्युबल वाले का बनाऊंगा। क्या ये बात भेजे में गई? एकदम बढ़िया। कैसे एग्जांपल्स हैं? जैसे कि आपके थोड़े हैवी वाले, हैवी मतलब व्हेन आई से हैवी आई डोंट मीन लाइक रेडियो एक्टिव हैवी, वो वाला हैवी नहीं, मतलब थोड़े हैवी सॉल्ट आते हैं, बड़े वाले सॉल्ट जो हैं, जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड हो गया, AgCl हो गया, है ना, ये जो हैं ये आपके सॉल्युबल भी हो सकते हैं, इनसॉल्युबल भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग कि वो आयोनाइज हो रहे हैं या नहीं, मतलब कि वो ग्रुप 1 ग्रुप 2 के हैं या डी ब्लॉक के हैं। ठीक है? अब कैल्शियम क्लोराइड कैसा है बताओ? ग्रुप 2 का है ना, तो वो सॉल्युबल भी है और ये वाटर को अब्सॉर्ब कर रहा है एटमॉस्फेयर से, जिसको मैंने डीलिक्विसेंट ये वर्ड सिखाया था आपको एस ब्लॉक चैप्टर में, याद होगा, है ना? उन्होंने एडजॉर्बेंट या ऐसे बोल सकते थे। तो कैल्शियम क्लोराइड वैसा एग्जांपल है। लिथियम फ्लोराइड जो है वो एकदम क्या बोलते हैं, हाईली कोवैलेंट है, एनॉमलस बिहेवियर। मतलब लिथियम जो है वो इसका लिथियम फ्लोराइड आइडियली आयोनिक होना चाहिए, बट लिथियम कोवैलेंट कैरेक्टर दिखाने लग जाता है काफी हद तक। ठीक है? तो लिथियम फ्लोराइड है तो वैसे सॉल्ट जो कंप्लीटली डिसोसिएट होना भी चाहिए, डिसोसिएट तो होता है, चलो ठीक है, लेकिन फंडा क्या है भाई, वो सॉल्युबल है कि नहीं है? वो इनसॉल्युबल है। लिथियम फ्लोराइड कैसा है?
कैसा है? इनसॉल्युबल है। अब यहां पर जरा इस क्राइटेरिया को क्लैरिटी के साथ समझना बहुत ध्यान से। हाँ, मैं आपको ऐसे बोलूं कि आपके पास AgCl के 100 मॉलिक्यूल थे। कितने थे बच्चों? AgCl के समझो 100 मॉलिक्यूल थे। और मैं आपको ऐसे कहूं कि इस 100 में से ना समझो 10 मॉलिक्यूल, कितने? 10 मॉलिक्यूल डिसॉल्व हो गए। कितने हो गए? 10 मॉलिक्यूल डिसॉल्व हो गए, यानी कि 90 अनडिसॉल्व रह गए। यस और नो? 90 कैसे हो गए? अनडिसॉल्व। अब जो डिसॉल्व हुए ना, ये 100% डिसोसिएशन दिखाएंगे। क्या ये बात भेजे में गई? जो डिसॉल्व हुए वो 100% डिसोसिएशन दिखाएंगे। जो डिसॉल्व ही नहीं हुए वो क्रिस्टल फॉर्म में ही रह जाएंगे। दिमाग में क्लियर कर लो। ये क्लियर है? सब क्लियर है क्या? कि भाई जो क्रिस्टल है वो तो रहेगा, क्योंकि उस डिसॉल्व ही नहीं हुआ। डिसॉल्व नहीं हुआ, बात उसकी बात नहीं करनी, छोड़ो उसको, हटाओ। जो डिसॉल्व हुआ वही डिसोसिएट होगा। जो डिसॉल्व हुआ वही डिसोसिएट। NaCl का 100% डिसोसिएशन हम वी आर शाउटिंग फ्रॉम द रूफटॉप्स। हाँ, सोडियम क्लोराइड 100% डिसोसिएशन। काहे को? क्योंकि 100% पहले डिसॉल्व होगा, पहले वो पूरा का पूरा डिसॉल्व हो जाएगा, फिर डिसोसिएट हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? सॉल्ट की टेंडेंसी होती है पूरा का पूरा डिसोसिएट होने की, सही बात है, पर कब? जब उसको पानी से मिलाओ तो सही, पहले वो पानी से जाके मिलेगा तभी तो डिसोसिएट होगा। सही बात है कि नहीं? तो क्या ये 90 डिसोसिएट होने वाले हैं? ना। लेकिन क्या हम इनकी बात करेंगे? ना। हम किन की बात करने? हम बोलेंगे भाई ये 10 डिसॉल्व हुए थे ना, ये 100% डिसोसिएट हो रहे हैं, 10 के 10 डिसोसिएट होंगे। क्या ये बात समझ में आई? तो क्या मैं अगर इसकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ा पाऊं तो मैं इसकी डिसोसिएशन को भी बढ़ा पाऊंगा, मतलब ओवरऑल आयंस को बढ़ा पाऊंगा। क्या ये बात से आप एग्री करते हो? ये बात समझनी है आपको, ये बात आपको समझनी है, राइट? आई होप इसमें क्लैरिटी आई सबको बच्चों। ओके, यहां तक इसको अभी कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है वो मुझे घाई में कंप्लीट नहीं करना, बिकॉज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट थोड़ा सा है, थोड़ा ट्रिकी है, उसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह भी काफी सारे हैं, तो उसको अपन अगले सेशन में करके फिर सीधा न्यूमेरिकल्स पे कंटिन्यू करेंगे।